नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको बताएंगे दिन भर खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले बात करेंगे आज राष्ट्रगीत को लेकर। क्या राष्ट्रगीत की आड़ में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कांग्रेस को कई सवालों में घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस बात कह रही है और वंदे मातरम का अपमान किया गया, उसको हिंदुस्तान सहेगा नहीं और ये तुष्टीकरण की राजनीति अब भारत में नहीं चलेगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे किस तरीके से उच्च स्तरीय समिति जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जांच करेगी। जंतर मंतर पर हमने देखा था जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, उन तमाम पहलुओं पर एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कि जांच करेगी हर पहलू की और जो सच है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ न्यूज नाइट में आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से झारखंड में सोरेन सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है। हमने देखा किस तरीके से जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया, परीक्षाएं रद्द की गई, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरी स्थिति और अब कैसे यहां पर झारखंड में सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत पर कांग्रेस के रवैये को लेकर गृह मंत्री की दो टूक। कहा देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस फिर कर रही है राष्ट्रगीत का विभाजन। वंदे मातरम की आड़ में तुष्टीकरण का लगाया आरोप। जंतर मंतर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच करेगी उच्च स्तरीय समिति। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर सुभाष रेड्डी होंगे अध्यक्ष। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के साथ पुलिसकर्मियों पर हुए हमले समेत अन्य घटनाओं की होगी जांच। हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। जीपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर लगाई गई रोक। 15 सितंबर तक दाखिल करना है जवाब। भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक। समुद्री सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ी। सीएमआरएल एक्सोलॉजिक मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और आइए न्यूज नाइट की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें, वंदे मातरम जो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक रहा है, उसके गायन पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस राष्ट्रगीत के 2 छंदों से ज्यादा गाने को तैयार नहीं है और वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इसका ऐलान कर दिया गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के फैसले को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है, जिसमें पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ ही गाएगी। कांग्रेस के इस फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और देश विरोधी बातें कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और शहीदों का अपमान करने के आरोप भी लगाए। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ जनता से एकजुट होने की अपील भी की। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए और कहा
कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के 2 हिस्से कर 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मजबूत किया था। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम का अपमान कर कांग्रेस ने हजारों बलिदानियों का तिरस्कार किया है। वहीं बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ कानून बल्कि संविधान और संसद का भी अपमान कर रही है। हालांकि चारों तरफ निंदा के बावजूद कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाने के फैसले पर अड़ी हुई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण करना है और किसी न किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। दरअसल वंदे मातरम का पूरा विवाद 15 अगस्त पर कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा गाने से पहले ही रोकने की कोशिश की। हालांकि तब कांग्रेस ने कहा था कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं। वंदे मातरम पर संसद से बने कानून में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रगीत को जानबूझकर बीच में रोकना अपराध है। और 15 अगस्त को कांग्रेस ऑफिस से आई तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आया कि गायन को बाधित करने की कोशिश हुई। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2026 को ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जारी किया। इसमें वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को आधिकारिक संस्करण बताया गया। इसमें पूरे वंदे मातरम का समय 3 मिनट 10 सेकंड बताया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि वंदे मातरम के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा जाए। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रगीत से जुड़े आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। जुलाई 2026 में सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल पेश किया। 29 जुलाई को यह बिल राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ। 11 अगस्त को यह बिल कानून बन गया। अब संसद से कानून बनने के बाद भी कांग्रेस हठ पर अड़ी हुई है। 1875 में रचित वंदे मातरम जब 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ तो आजादी के नायकों ने इसे कंठस्थ किया और जुल्म के खिलाफ संग्राम लड़ा। लेकिन कांग्रेस देश के महान सपूतों के बलिदान का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रही। अब कांग्रेस के हट और भाजपा के राष्ट्र प्रतीकों के पूर्ण सम्मान की बातों के बीच वंदे मातरम करीब 150 साल बाद फिर मुख्य धारा की राजनीति की केंद्र में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो वंदे मातरम का अपमान और उसके बाद उसी पर राजनीति, जो कि लगातार हम देखते आए 1937 के बाद से होती आ रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर कब तक कांग्रेस इसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आएगी और कब तक इस तरह की जो सोच है वो हम देख पाएंगे। इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आमीन। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सशक्तिकरण। अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की सहायता, महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा,
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, युवाओं की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के हाथों में शक्ति, युवाओं का सुनहरा भविष्य। इसी तरह आगे बढ़ रहा है नया पश्चिम बंगाल। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, जहां हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था किस तरीके से कांग्रेस जो है कई सवालों में घिरती नजर आ रही है। मामला है राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर, और यहां पर आपको बता दें आज हमारा विशेष उसी पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से अमित शाह ने 2 टूक कहा है कि तुष्टीकरण जो है वो नहीं चलेगा। सीधे तौर पर शाह की 2 टूक यहाँ नजर आती है, नहीं चलेगा तुष्टीकरण। इस तरह की राजनीति जो 1937 से होती आई है अब भारत में नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने तीखे तल यहाँ पर हम कह सकते हैं तीखे तेवर में सीधे तौर पर अपनी बात कही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशल जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं, फिर चाहे हम राष्ट्रीय गौरव के तमाम प्रतीकों की बात करें, राष्ट्रगीत की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, आखिर क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस जो है वो विवादों में घिरती नजर आती है? आखिर क्यों जो सम्मान है वो नहीं दिया जाता? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति। जिस वंदे मातरम पे हम आप चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों के बाद भी, कांग्रेस का ये स्टेप और सीडब्ल्यूसी का ये पास करना कि वो पूरे वंदे मातरम को ना गाएंगे, जबकि आज संविधान के द्वारा बताए गए रास्तों से चलते हुए एक कानून बन के आया है कि पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, और उसके लिए जो कानूनी रूप से कांग्रेस ने ही 1972 ने वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए केवल जनगण मन को प्रोटेक्शन दी थी कानूनी, वो प्रोटेक्शन दी जा चुकी है। 2 नई चीज़ें हुई, एक वंदे मातरम को जैसा कि संविधान सभा में राष्ट्रपति जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने की अध्यक्षता में जब बनी थी, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को समान अधिकार, समान सम्मान कानूनी तौर पे दिया जाना चाहिए। और उसी संविधान सभा में ये कहा गया था कि जनगण मन के बारे में, क्योंकि ये कुछ राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम जनगण मन पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। इसमें बहुत सारे प्रदेश नहीं काउंट होते, तो उसमें कंडीशन भी दी गई है कि भविष्य में आने वाली सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं। वहीं पर वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। वंदे मातरम के बारे में यह भी नहीं कहा गया है कि वो 2 स्टैंजे गाए जाएंगे या 6 स्टैंजे गाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 1937 के अधिवेशन में जो कांग्रेस ने पास किया था, पहले तो पूरे देश को ये विदित होना चाहिए
कि कांग्रेस का मतलब पूरा देश नहीं है और पूरे देश का मतलब कांग्रेस नहीं है। वो आजादी के पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। यानी सोच को बदलना होगा कौशल जी, अगर देखा जाए। और उसी समय ये कहा गया था, किस मजबूरी में आखिर वंदे मातरम के 4 छंद को हटाया गया था। सभी जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, गांधी जी थे, सुभाष जी थे, सबका नाम लिया जाता, सब थे, मैं मानता हूं सब थे, पर किस मजबूरी ने उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ 2 स्टंजा गाएंगे। वो मजबूरी थी केवल इस बात की कि मुस्लिम लीग देश की आजादी में एकजुट होकर के देश आजाद होने के लिए साथ में रहे। लेकिन कौशल जी, उस वक्त की मजबूरी आप बता रहे हैं। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या तब भी एक मजबूरी नजर आती थी, अब भी वही मजबूरी है? तुष्टीकरण के आरोप हैं, विभाजन वाली सोच जो है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, अब कांग्रेस को या गांधी परिवार को बीजेपी या गोडसे के अनुयायियों से देशभक्ति का पाठ सीखना चाहिए। मुझे तो हंसी आती है, ये उस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या उन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 26 जुलाई 1942 ऋषि जी, मुद्दा तो लेकिन वंदे मातरम का है, राष्ट्रीय गीत का है। सुन तो लीजिए जी। 26 जुलाई 1942 को इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अंग्रेज गवर्नर को, बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये पत्र है। उस गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा था। सावरकर का क्या रोल रहा? सावरकर के लाइफ को 2 भागों में बांटेंगे तो जो लास्ट का उनका जो पीरियड रहा वो अंग्रेजों के एक तरह से ऋषि जी, इतिहास की जो आप चीज मुझे बता रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ। इतिहास जी, देखिए, जिस दिन की घटना को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं लेकिन ऋषि जी, वंदे मातरम का अपमान नहीं हुआ, दिख रही है? बिल्कुल नहीं जी। आप सोनिया गांधी उस परिवार से आप सवाल कर रहे हैं जिस परिवार के 2 सदस्य इस देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी यहाँ भी आप सोचते हैं जो परिवारवाद का फायदा है वो देखे, देश इसको इस नजरिए से देखे। कितने बड़े देशभक्त हैं? मैं नहीं, परिवारवाद की बात नहीं है। जिस परिवार के 2 सदस्यों ने अपने प्राण आहूत कर दिए देश के लिए, अब उससे अवधेश जी और भाजपा प्रवक्ता पूछेंगे ये कितने बड़े देशभक्त हैं? जिन्होंने अंग्रेजों के चापलूसी किए, अंग्रेजों के दलाली किए, अंग्रेजों से पैसे लिए। आप बताइए, वीर सावरकर को पैसा अंग्रेज क्यों देते थे? जितना कलेक्टर ऋषि जी, देखिए, तमाम जो बातें हैं वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा विशेष है, उस बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। जो आरोप लग रहे हैं किस तरीके से देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, विभाजन की राजनीति करने का आरोप है, तुष्टीकरण की राजनीति है, और ये कोई अब से नहीं चल रहा है। 1937 के बाद से अगर देखा जाए, एक लंबे समय होता, करीब 90 वर्ष का पूरा समय है। उम्मीद ये की जाती है कि जब इतना बदलाव हुआ तो वो सोच बदलनी चाहिए थी। जब हम देश के विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, लेकिन क्या अभी भी उसी सोच के चलते कांग्रेस जो है उस तरह की नीतियों से निकल नहीं पाई है? देखिए, 1896 से लेके 1936 तक कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण गीत गाया जाता था। कांग्रेस का मतलब ये राजनीतिक दल नहीं जी। उस समय कांग्रेस पार्टी सभी विचारधाराओं के लोगों का मंच था। दूसरे संगठन के सदस्य होते थे, चुपचाप कांग्रेस में आके काम करते थे जी। जिसको अहिंसक आंदोलन से जुड़ना था, जो हिंसक थे वो अलग तरीके से काम करते थे। तो 1936 तक समस्या नहीं हुई। हालांकि इसका विरोध 1907 में जब मुस्लिम लीग बनी उसके बाद से शुरू हो गया, और कांग्रेस के अंदर जो खलीफा खिलाफती समर्थक थे, जो कट्टर इस्लामवादी थे, वो धीरे धीरे इस पर प्रश्न उठाने लगे जी। तब भी ये चलता रहा। ये उस समय एक परिस्थिति बनी होगी जिसमें कि जब भी लोगों को लगा शायद कि चलो भाई, मैं मान लेता हूं किस समय के लिए कि चलो इस समय अगर मुस्लिम लीग कह रही है, जिन्ना मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के भी मुसलमान कुछ कह रहे हैं हमारे संगठन के जी। भाई थोड़ा करने से हम मुसलमानों को मना सकेंगे, शायद भारत अखंड रह जाएगा, पाकिस्तान नहीं बटेगा। तो आपने कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने आपसे स्टैंजा जी हटवा दिया, उसने देश भी बांट दिया, देश चले गए। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम वो गाएंगे नहीं।
जी। अच्छा देखिए कांग्रेस की नीति देखिए, केरल में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ उसकी सरकार में है, वहां 15 अगस्त पर राष्ट्रीय गीत नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हुआ क्योंकि वहां जरूरत नहीं है, कर्नाटक में भी हुआ क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है ना कि भाई प्रियंका वाड्रा वहां से है, मुस्लिम लीग के साथ है। तो कांग्रेस इस समय एक निहायत ही इतिहास के बारे में सफेद झूठ फैलाकर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई, वो गाते थे। और खासकर 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, बंग भंग आंदोलन, तो प्रतिदिन प्रभात फेरी निकलती थी और किसी प्रभात फेरी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भाव विभोर होकर के उस गीत को गाते थे। तो इसलिए वो कहेंगे कि काट दीजिए, एक परिस्थिति थी, सबकी सहमति बनी। अब कांग्रेस अगर आज भी उसी पॉलिसी पर है तो कांग्रेस को ये लगता है कि इसके कारण आज भी भारत के मुसलमानों का बहुमत उसी विचार को मानता है, इसलिए हमको उसका वोट कंसोलिडेट होगा। दूसरे, देश में जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट और ऐसे वामपंथी हैं जो भारत को भारत माता के रूप में नहीं मानते हैं, जी बिल्कुल गुरेज होता है। भारत माता की जय मूल्य पे भी हमने देखा था, परेशानी होती थी कौशल जी। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति भारत में नहीं चलेगी, जो जनता है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, वो जानना चाहती है कि आखिर क्यों जो राष्ट्रगीत है उसका अपमान किया जा रहा है। ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरीके से नीति बनाई है उस तरीके से वो सीधे सीधे ये कह रही है कि आप कुछ भी पास कर लो, हम संविधान का पालन नहीं करेंगे। मेरे मित्र कांग्रेस का पक्ष रखने वाले ऋषि भाई बोल रहे थे, ऋषि भाई अगर आपके परिवार से, मेरे परिवार से 2 लोग अगर शहीद हो गए तो ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता कि मैं संविधान का पालन नहीं करूंगा। और देश में केवल गांधी का परिवार ही नहीं, मतलब गांधी तो स्यूडो गांधी का परिवार नहीं, मतलब सोनिया और राहुल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस परिवार की बात कर रहा हूं कि वो परिवार एक अकेला ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में बहुत लोगों ने शहादत दी। जी, यानी वही उस तरह की सोच है और जो परिवारवाद जिसको लेकर लगातार कांग्रेस घिरती रही है, उससे भी अभी हम कह सकते हैं शायद बाहर नहीं निकल पा रही है। ऋषि जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या यही वजह है, क्या वही सोच है? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें, परिवारवाद की बात करें। मुझे दे दीजिए 10 सेकंड ऋषि जी, 10 सेकंड ऋषि जी, आपने बात दे दीजिएगा जी। ऋषि जी 10 सेकंड मेरे को दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड एंकर साहब बढ़ा देंगे। मैं रिक्वेस्ट, अच्छा ठीक है, आप बोल लेता हूँ। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने गलत तथ्य रखा है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 ही छंद गाया था जी। गलत तथ्य मत रखिए। लेकिन उससे पहले आपका मानना है कि पूरा जो वंदे मातरम है वो नहीं गाया जाता था, पूरा गाना गाया गया था। ये गलत है ऋषि जी, संपूर्ण गायन हुआ था। गलत बोल रहे हैं ऋषि जी, गलत बिल्कुल। बड़ी विनम्रता यही है कि कांग्रेस आज भी मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारा इतिहास था, जो उसका इतिहास रहा है, अब देखिए उसको भी नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम यहाँ इस सार्थक चर्चा कर रहे थे, विशेष था कि आखिर क्यों, क्या गुरेज है, क्या परेशानी है। और अगर अभी तक भी देखा जाए तो लगभग कांग्रेस की वही स्थिति नजर आती है, वही सोच है, वही नीति है और वही परिवारवाद, जिसके चलते शायद कांग्रेस में किसी भी तरह का जो बदलाव है नजर नहीं आता। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जंतर मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक समिति का गठन किया है, कैसे अब हर पहलू की जो जांच है वो की जाएगी। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या
कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जिस तरह की हिंसा देखने को मिली। इसी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई और उन पर हुए हमलों को लेकर तमाम आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और हिंसा की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। ये समिति पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी होंगे। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा समिति के सदस्य होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शैलेंद्र कौर भी समिति के सदस्य होंगे। CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व DGP LR बिश्नोई भी इस समिति के सदस्य होंगे। दरअसल जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे। प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस, पैरामिलिट्री और दूसरे सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस का आरोप रहा कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, पथराव किया और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई समिति प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की जांच करेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की भी जांच की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच होगी। यदि जरूरत पड़ी तो यह समिति जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए भी स्वतंत्र होगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। 20 जुलाई के प्रदर्शनकारियों ने संसद कूच का ऐलान करते हुए मार्च भी किया। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटरी के इस्तेमाल के भी आरोप लगे। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस पर आरोप है कि बिना पूर्व चेतावनी के ही प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस सुभाष रेड्डी के चेयरमैनशिप में कमेटी गठित की है और कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो ब्रूटैलिटी हुई थी उसमें पेलेट गन का यूज उस पर उस चीज को एग्जामिन करेगी। महिलाओं के खिलाफ जो मोलेस्टेशन हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो
इलेक्ट्रिक शॉक्स का यूज हुआ था, इन सब एस्पेक्ट से, और तमाम एस्पेक्ट हैं, ये मेन एस्पेक्ट हैं, इन सब पर कमेटी जांच करेगी और जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सौंपेगी। हालांकि जांच के लिए बनाई गई समिति सिर्फ प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। उसे यह भी देखना होगा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले कैसे हुए, सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा और सरकारी तथा निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी। इसके अलावा घायल पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को हुई कथित मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से जुड़े पहलुओं को भी जाँच के दायरे में रखा गया है। 20 जुलाई को लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सब कुछ जांच के दायरे में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांच समिति को सौंपनी होगी। ड्रोन फुटेज और बॉडी कैम फुटेज भी जांच समिति को सौंपने होंगे। वीडियोग्राफी रिकॉर्ड भी पुलिस को जांच समिति को सौंपने होंगे। साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल रिकॉर्ड भी जांच के लिए उपलब्ध कराने होंगे। कोर्ट ने कमेटी से अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करने की कोशिश करने को कहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 10 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हर पहलू की निष्पक्ष जांच जो है वो अब की जाएगी और जो सच है वो सामने आएगा। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड की, कैसे सोरेन सरकार को एक बार फिर यहाँ झटका लगा है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है स्वास्थ्य। लगभग 1.43 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत के दायरे में। इसके अलावा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह निःशुल्क। न्यू टाउन में 2000 बेड वाला अत्याधुनिक अदानी आरोग्य अस्पताल, जिसमें 1000 बेड जरूरतमंदों के लिए आरक्षित हैं। उन्नत और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ता पश्चिम बंगाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर भर्ती परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के सामने अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है। छात्रों के दबाव में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जीपीएससी के 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और जीपीएससी से 15 सितंबर तक जवाब भी मांगा है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गई है। सरकार के जिस फैसले से आंदोलन कर रहे छात्रों के चेहरे खिल उठे थे, उस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, रांची हाई कोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब भी तलब कर लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इन मास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। दलील दी गई कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत जांच और सुनवाई के हजारों चयनित उम्मीदवारों का भविष्य खत्म करना न्याय संगत नहीं। वहीं पिछले दिनों परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ धोखा किया है। अगर उन्हें इस परीक्षा को रद्द नहीं करना था, हम लोग तो ऐसा मांग भी नहीं कर रहे थे, हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे ताकि जो बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उन्हें इस व्यवस्था में रहने दिया जाए। तो ये लड़ाई हमारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हम सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं कि एक भी जेन्युइन स्टूडेंट का नौकरी नहीं जाएगा और एक भी दोषी स्टूडेंट बचेगा बिल्कुल नहीं। हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई की कीमत उन अभ्यर्थियों को चुकानी पड़ेगी जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की। कानून का सिद्धांत साफ है, दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को दंड नहीं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अपने सहयोगी दल के फैसले को छात्रों के हित में बता रही है, वहीं भाजपा इसे छात्रों के साथ हुए बड़े अन्याय से जोड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सीआईडी जांच में जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर झारखंड की सरकार ने 21 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया था। उसमें से कई अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी पर पिछली कई दिनों से थे। स्वाभाविक तौर पर वो न्यायालय के शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो सूचना मिल रही है कि 11वीं से 13वीं तक के जेपीएससी परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर वाली परीक्षा में स्टे लगाया है। सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए। सारे अभ्यर्थी जिनके भी एग्जामिनेशंस अभी कैंसिल, जिनके भी रिजल्ट्स कैंसिल हुए थे, वो सब अब अदालत की शरण लेंगे। हमें लगता है ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कुचक्र किया जो जुडिशरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हाईकोर्ट का ये स्टे इस ओर इशारा कर रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में फैसला ले लिया और भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना हजारों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला साबित हुआ। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने की बजाय आसान रास्ता चुना? क्या मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अब सरकार को अदालत के सामने देना होगा। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सोरेन सरकार को जवाब तो देना होगा। 15 सितंबर की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो न्याय है वो छात्रों को मिल पाता है या जो कर्मचारी हैं कैसे वो न्याय की जो अभी तक बाट जो रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे भारत जापान रक्षा संबंधों में किस तरीके से आ रही है मजबूती। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद।
MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आइए न्यूज़ नाइट में आगे। आप बता दें, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान की रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। आइए देखते हैं और क्या कुछ है खास इसमें, हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की इस रिपोर्ट में। भारत और जापान ने एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही समुद्री संपर्क मार्गों की सुरक्षा के लिए समन्वय मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। दरअसल पहली भारत यात्रा पर आए जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशनल सहयोग को बेहतर करने पर जोर दिया गया। इस समझौते के तहत समुद्री क्षेत्र की जागरूकता से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान और खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में दोनों मंत्रियों ने यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम प्रोजेक्ट को भी अहम उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े अपने ढांचे की हालिया समीक्षा के लिए जापान का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में आगे भी योगदान देगा। कुमामोतो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। जापानी रक्षा मंत्री ने जहाज निर्माण और इससे जुड़े क्षेत्रों में भी दोनों देशों की क्षमताओं का फायदा उठाने पर जोर दिया। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भारत की उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल को लेकर आगे बातचीत बढ़ाने की बात कही।
現在インド太平洋地域の安全保障環境は急速に複雑化し、不確実性が高まっています。両首脳のリーダーシップのもと、新大臣とともに日印の防衛関係をあるべき姿に迅速に引き上げたいと考えています。本日はそのために何が必要か、共に何に取り組んでいくのか、具体的に議論をしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。दोनों देशों ने इस साल टोक्यो में चौथी जापान भारत विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की दिशा में भी बातचीत करने पर सहमति जताई। वहीं बैठक से पहले जापानी रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें तीनों सेनाओं के औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी न सिर्फ हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन को और मजबूती देगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को पक्का करेगी। इसके साथ ही ये साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में जो डायनेमिक्स है उसको काउंटर बैलेंस करने में भी कारगर साबित होगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं केरल की, जहां पर चर्चित सीएमआरएल एक्सालॉजिक धन शोधन मामले में ईडी की जांच का जो दायरा है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच एजेंसी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़े ठिकानों पर तलाशी के दौरान मिले हस्तलिखित रिकॉर्ड्स में करोड़ों रुपए के लेन देन, दुबई रकम भेजे जाने और कई लोगों के नाम का विवरण सामने आया है। ईडी अब इन लेन देन के स्रोत, माध्यम और अंतिम लाभार्थियों की पड़ताल लगातार कर रही है। डिजिटल डिवाइस से मिले एक सिम कार्ड की तस्वीर ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। केरलम के चर्चित सीएमआरएल एक्सालॉजिक धन शोधन मामले में ईडी की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि 27 मई को वीणा विजयन से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी के दौरान कुछ हस्तलिखित रिकॉर्ड्स बरामद हुए। इन कथित रिकॉर्ड्स में लोगों के नाम, रकम की आवाजाही, खर्च का विवरण और दुबई भेजी गई राशि का जिक्र है। ईडी के मुताबिक इन दस्तावेजों में करीब 20 करोड़ 5 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब दर्ज है। जांच एजेंसी के अनुसार रिकॉर्ड में यूएई दिरहम में करीब 3,49,000 एईडी के ट्रांसफर का भी उल्लेख है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी का कहना है कि रिकॉर्ड में दर्ज कुल रकम सीएमआरएल की ओर से एक्सालॉजिक को किए गए भुगतान से अधिक है। यही वजह है कि एजेंसी ये जांच कर रही है कि क्या वीणा विजयन के पास उनके ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक रकम थी। ईडी ने इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के संभावित उल्लंघन की भी जांच की बात कही है। ईडी का दावा है कि वीणा विजयन से जब्त डिजिटल डिवाइस में एक सिम कार्ड की तस्वीर मिली है। एजेंसी के मुताबिक ये सिम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिया गया था और कथित तौर पर वाईफाई राउटर में इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी को संदेह है कि इसका इस्तेमाल इंटरनेट आधारित कॉलिंग के लिए किया गया। पूरा मामला केरलम की खनन कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाई लिमिटेड यानी कि सीएमआरएल और वीणा विजयन की बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए कथित वित्तीय लेन देन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि सीएमआरएल ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान किया। जांच एजेंसी इन भुगतानों को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है और उनका दावा है कि कथित तौर पर वास्तविक सेवाएं लिए बिना ही भुगतान किया गया। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि क्या ये रकम अपराध से हासिल आय से जुड़ी थी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि एजेंसी के निष्कर्ष अनाधिकृत वित्तीय लेन देन की ओर इशारा करते हैं। ईडी की आधिकारिक विज्ञप्ति में कुछ ऐसे मामलों को स्पष्ट किया गया है जिनसे अब तक की जांच और आरोपों की पुष्टि होती है। ईडी की जांच के निष्कर्षों को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीपीएम और उसके नेता एजेंसी की जांच में सामने आए तथ्यों को नकार नहीं पाए हैं। जांच आगे बढ़ रही है, कानून को अपना काम करने दीजिए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके हाथ साफ हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन ईडी की ओर से लगातार अधिक स्पष्ट और गंभीर निष्कर्ष सामने रखे जाने के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा राजनीतिक बचाव बढ़ती जांच और जांच का सामना कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब न्यूज लाइट में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। अगले महीने नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आखिर क्या है इस समूह का इतिहास और क्या है इसकी अहमियत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। वर्तमान युद्धों और वैश्विक तनाव के बीच
इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। दरअसल दुनिया की बदलती हुई ताकतों के बीच एक ऐसा समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश तो हैं ही, लेकिन अब इसकी तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इस समूह की अगली बड़ी बैठक भारत में होने जा रही है। दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रिक्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज ब्रिक्स में कितने देश हैं और भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स नाम इसके शुरुआती सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से बना है। बी यानी ब्राजील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस यानी साउथ अफ्रीका। हालांकि शुरुआत में साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। ब्रिक शब्द की चर्चा 2001 में हुई थी, लेकिन चारों देशों का पहला लीडर समिट 2009 में रूस में हुआ। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका समूह में शामिल हुआ और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने और 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हो गया। यानी आज ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हैं। इसके अलावा 10 भागीदार देश भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये देश एक साथ क्यों आए हैं। दरअसल ब्रिक्स कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है, नहीं ये यूरोपियन यूनियन जैसा कोई राजनीतिक संघ है। ब्रिक्स मूल रूप से आर्थिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग का एक मंच है। इन देशों की कोशिश है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज दुनिया के बड़े फैसलों में ज्यादा प्रभावी हो। और इसी वजह से ब्रिक्स में सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती, यहां आर्थिक सहयोग से लेकर ऊर्जा, स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होती है। ब्रिक्स ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, जिसका उद्देश्य सदस्य और अन्य विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध कराना है। यानी ब्रिक्स सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं है, इसके पीछे आर्थिक और संस्थागत सहयोग का भी एक ढांचा तैयार किया गया है। तो आज इतना ही, नमस्कार। तो जाना आपने आखिर क्या है ब्रिक्स और क्या है इसका महत्व, जो कि इन सदस्य देशों के लिए, साथ ही भागीदार देशों के लिए भी काफी अहम हो जाता है। फिलहाल के लिए न्यूज नाइट में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं